वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो ये आइनी तरामीम जो थी, इनका मुसव्वदा था, मुसव्वदा 1 था या 3 थे, कंसल्टेशन हुई कि नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और अगर उस कंसल्टेशन के बाद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने अभी कहा, तो वो किस स्टेज पर हुई। मामला अभी चल रहा है, अभी भी बयानात हर तरफ से आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि जो टोन है वो सख्त होती चली जा रही है। आज तो उन्होंने जो मीडिया से टॉक की तो उसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये मुसव्वदा जो है इसको तो हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो दोनों भी अब उनकी तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं कि ये मुसव्वदा नहीं था, ये वर्किंग पेपर था। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ऐसी गुफ्तगू की कि गलती शायद जो भी हुई है वो अब हुकूमत के ही हिस्से में आएगी। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिलाल कियानी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वेलकम टू द शो सर। सर, अब जब से ये सारा मामला हुआ तो हमारे पास तो हुकूमती मौक़िफ़ आज आपसे ही हम लेंगे, तो वील स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप कहेंगे कि अब 3 दिन पुराने ये सवाल क्यों कर रही है, तो इसलिए मैंने सोचा सर, व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग ऑन द वीकेंड, बिकॉज एंड लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाई आई से दिस, बिकॉज हम लोग जो बैठे देख रहे थे, हमें ये लग रहा था कि भाई आज पास होगा, इतवार के दिन ख़ास तौर पे पास होगा, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस को सुबह 11 बजे बुलाया हुआ था। सब यही कह रहे थे कि वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, वो वहाँ से उनको दे आर नॉट सॉर्ट ऑफ अलाउड टू गो ऑल ओवर द सिटी, दे वर ऑल सिटिंग देयर वेटिंग कि अभी अभी शुरू हो जाएगा सेशन। फिर एकदम रात को खबर आई कि वो कॉल ऑफ हो गया है, और उसके बाद से तो अब ये भी समझ नहीं आ रही कि मुसव्वदा था, वर्किंग पेपर था, किसका था किसका नहीं था। सो व्हाट वेंट रॉन्ग ऑन संडे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जैसे कि आप जानती हैं, और एक तो सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब और आज़म तारड़ साहब ने, आपने देखा कि सोमवार के दिन गालिबन जब सेशन हुआ तो उस दिन आके इसके बारे में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी बात की, क्योंकि आई थिंक आज़म तारड़ साहब, फिर आपने देखा इसाक डार साहब, मोहसिन नकवी साहब, ये वो अफराद थे जो मौलाना साहब के साथ भी, फिर आपने देखा MQM दीगर जमातों के साथ मुशावरत भी कर रहे थे। तो यकीनन एक बैकग्राउंड में काम तो चल रहा था और जमातों के दरमियान गुफ्तगू भी हो रही थी। फिर एट सम पॉइंट एक सर्टन ड्राफ्ट्स वर आल्सो शेयर, डॉक्यूमेंट भी शेयर हुए थे। तो यकीनन एक तवक्को थी, एक उम्मीद थी कि शायद इतवार को विद कंसेंसस अमंगस्ट all these parties जो which constitute 2/3 of or members of the National Assembly and Senate which constitute 2/3 of both houses, शायद एक आईनी तरमीम या आईनी तरामीम का पैकेज गालिबन उसको पास करने की बात हो रही थी। तो यकीनन मेरे ख्याल से हमारी साइड से, हुकूमत की साइड से शायद एक तवक्को थी कि वो इत्तफाक़ राय हो गया है या हो जाएगा उससे पहले। और वो यकीनन जिस तरह बाद में सामने आया कि मौलाना साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुझे एज़ पर माई नॉलेज अगर मौलाना साहब साथ देते और अगर वो उस टाइम तक इत्तफाक़ होता तो द नंबर्स वर कंप्लीट। मगर अब चूँकि मौलाना साहब ने उस पर कुछ सवालात उठाए हैं तो यकीनन आई थिंक ये डिस्कशन आगे चल सकती है, और ये आइनी तरामीम के ऊपर जिसमें दीगर चीज़ें शामिल हैं, यकीनन मज़ीद मशावरत हो सकती है और होनी चाहिए। अच्छा, तो सर ये जो अब गुफ्तगू हो रही है, जैसे फैसल वाउडा साहब जो हैं, अनफॉर्चुनेटली, अब आई डोंट वांट टू रिपीट हिज लैंग्वेज, बट उन्होंने बेसिकली जिस्ट उनकी गुफ्तगू का ये है कि हुकूमत की नाकामी है, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, एज आई सेड आई डोंट वांट टू रिपीट दैट लैंग्वेज। अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी की, उनकी अगर स्टोरी को से मैं एक्सट्रैपलेट करूं तो मुझे लगता है कि जैसे वो वज़ीर दाखिला का जिक्र करें कि उन्होंने कहा कि जो तजुर्बा इतना नहीं था जिन लोगों का जो नेगोशिएट कर रहे थे, बिकॉज मौलाना साहब से ऑब्वियसली अब आपकी 3 मेंबर टीम थी बकौल उस कहानी के, इसाक डार साहब वो तो बहुत इस तरह की नेगोशिएशंस करते रहे हैं माजी में। आज़म नज़ीर तारड़ साहब इज़ रिलेटिवली न्यू टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स और गवर्नेंस हम कह सकते हैं, और मोहसिन नकवी साहब, तो वो उनकी स्टोरी से भी यही लगा कि शायद गलती ये थी या कमज़ोरी ये थी कि ना तजुर्बेकार लोग चले गए।
Is that the reason for the miscommunication? हुकूमत में भी तो कहीं बात हुई होगी ना, because obviously it's something which didn't work out. आप लोगों ने भी कोई पोस्टमार्टम किया होगा कि where things went wrong? देखिए, आपने देखा कि गुज़िश्ता हफ्तों में मौलाना साहब के साथ हमारी दीगर जमातों की लीडरशिप्स की मुलाकात हुई है। उसमें हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी मिले, आपने देखा पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल साहब की भी मुलाकात हुई, तो एक गुफ्तगू का सिलसिला टू माई अंडरस्टैंडिंग चल रहा था। अब उसमें जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने इंट्रो में, आपके इंट्रो में आपने जो क्लिप चलाई, उन्होंने कहा कि अगर कहीं उसमें मशावरत में कोई कमी हमारे यहाँ से रह गई है तो उसको भी अब पूरा करना चाहिए। मगर अब मैं टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक्स कि मैं कह सकूँ कि क्या हमारी तरफ से कोई कमी रही या कोई बात तय हुई और उसमें रिवर्स हुआ। तो मैं इसमें पढ़ने से बेहतर है कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि ये आइनी तरामीम का पैकेज है, इसके ऊपर अब आगे वे फॉरवर्ड निकाला जाए और एक जितनी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है की जाए बिटवीन ऑल पार्टीज़। एक कमेटी पार्लियामान में भी मौजूद है जो खुर्शीद शाह साहब जिसको चेयर कर रहे हैं, और वही कमेटी है जिसमें इतवार की शाम मौलाना साहब ने जाके फिर अपना मौक़िफ़ पेश किया उस सारे दिन के इवेंट्स के बाद। और उसके अलावा आप देखा आज लॉ मिनिस्टर फारूक नाइक साहब भी आई थिंक विद पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को भी बातचीत कर रहे थे। तो आई थिंक ये खुशाइन डेवलपमेंट्स हैं। यकीनन ये एक आइनी तरामीम एक संजीदा सब्जेक्ट है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैं इन प्रिंसिपल मैं भी समझता हूँ कि वो होनी चाहिए, मगर यकीनन गुफ्तगू से जितना उसको रिफ़ाइन किया जा सकता है बिफोर इट्स पुट इन फ्रंट ऑफ द हाउस उतना ही बेहतर है। जी तो सर फिर वही आई डोंट वांट टू रिपीट द पॉइंट, बट कहीं ना कहीं फिर क्योंकि ऑब्वियसली देखिए मैं लेट मी इफ आई कैन जस्ट जी सर, क्योंकि यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी ना, जो 18वीं तरमीम पे आप लोगों ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी तफसीली गुफ्तगू की, पब्लिक में कभी नहीं आई, मगर वो गुफ्तगू हो रही है वो हमें मालूम था। उसकी मीटिंग्स हम सहाफ़ियों के सामने ही होती थी, इन द सेंस कि यू नो द मीटिंग वुड टेक प्लेस, हमें मालूम होता था, सिर्फ ये होता था कि उसमें से कोई बात बाहर नहीं आती थी। तो इस दफ़े वो किस वक्त मुशावरत हुई नहीं हुई, और वो अब इतवार के दिन जो वाक़यात हुए, माफ़ करिएगा, उससे लगता है कि वो मुशावरत नहीं मुशावरत हुई उससे पहले हुई। आई थिंक शायद डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस बात पे होगा कि क्या किन बातों पे इत्तफाक हो गया या किस हद तक इत्तफाक हो गया था। मुशावरत और मुलाकातें तो हुई। माई अंडरस्टैंडिंग इस के अगर JUI की बात करें तो कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ ड्राफ्ट भी शेयर हुआ, और तो कह रहे हैं सर आर्टिकल उसमें इतनी ख़तरनाक चीज़ें थी, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199, क्योंकि अब तो ये बात हो रही है ना सर कि ड्राफ्ट भी कोई 3 या 4 हैं जी। ये तो मैं ऑनेस्टली इतनी तफसील में खुद भी नहीं जानता कि मैं उस पर कह सकूं, मगर ऑल आई कैन, आप भी तो कैबिनेट मीटिंग्स में होते हैं? नहीं जी मैं नहीं होता। आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, आई एम अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, आई डोंट अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स। सो नहीं जी, मेरे इल्म में ऐसा नहीं है, बट मेरे इल्म में ये ज़रूर है। और मुशावरतें जिस तरह 18वीं तरमीम के लिए हुई थी, उसी तरह आपने देखा कि हमारी लीडरशिप्स भी मौलाना साहब से मिलती रही हैं। वर्किंग सतह पे जो 3 अफराद जिनका जिक्र हुआ वो भी मुलाकातें करते रहे। पीपल्स पार्टी वाज ऑन बोर्ड एंड इफ मौलाना साहब हैड एग्रीड दैट डे द नंबर्स वुड हैव बीन कंप्लीट। नहीं, बट पीपल्स पार्टी भी सर अब ये ज़रूर कह रही है कि ये जो मुसव्वदा है जो सामने आया है ये वो नहीं है जो उनको दिखाया गया। ये जी देखिए, अब उसके अंदर वो इवॉल्व तो करता रहा है। मेरे ख्याल से उस दिन भी जब मौलाना साहब से गुफ्तगू होती रही तो नेचुरली देखिए, जब आप कुछ चीज़ों पे इन प्रिंसिपल एग्री करते हैं या उसके ऊपर आप उससे थोड़ी सी चेंजेस लाते हैं गुफ्तगू के नतीजे में, तो नेचुरली ड्राफ्ट भी फिर उस मुताबिक चेंज होता है। तो आई एम नॉट इंटायरली श्योर एट दैट लेवल ऑफ डिटेल कि उनके पास कौन सा ड्राफ्ट था और किस ड्राफ्ट से वो एग्री कर रहे थे। बहरहाल बात यह है कि आई थिंक एक पार्लियामेंट्री कमेटी एक अच्छा फोरम है जो कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बना था, जहाँ पे मजीद गुफ्तगू होनी चाहिए। बट आई थिंक ये गुफ्तगू होनी चाहिए और इस पैकेज के ऊपर ज़रूर मजीद डिलिब्रेशन हो कि इसमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें जो सियासत से हट कर या किसी पार्टी के सियासी मफादात से हट कर आई थिंक करने वाली चीज़ें हैं जिनको ज़रूर मिलके कंसिडर करना चाहिए। इतना तो बता दें कि इसमें अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र है या इसमें और भी चीज़ें हैं? जी देखिए, इसमें और भी चीज़ें हैं जिसका जिक्र आप देख लीजिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब और आज़म साहब ने मंडे को ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली भी उन पर बात की, मगर मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हुई थी, एक आर्टिकल 63A के डिफेक्शन क्लॉज के ऊपर बात हुई थी। सर वो तो आपने उसके ऊपर इतना खूबसूरत लॉ प्रेजेंट किया था जो पास हो। नहीं वो उससे डील नहीं करता। ये इस चीज़ से डील करता है कि अगर कोई शख्स पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करता है
تو اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاس تو لاگو ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں اس کی پارٹی کہتی ہے کہ اس کو ڈی سیٹ کریں, مگر اس کا ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوتا ابھی ایز تھنگ اسٹینڈ. وہ حمزہ شہباز صاحب کے کیس میں. تیسری چیز اس میں تھی اپوائنٹمنٹ آف ججز کے جوڈیشل کمیشن کے اندر پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن کی, کہ جو ابھی آپ نے دیکھا تو وہ جو آرٹیکل 8, آرٹیکل 199, اس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس کا کوئی ایشو تھا, بلوچستان کی سیٹس بڑھ رہی ہیں, وہ مسودے کا حصہ ہے؟ نہیں, بلوچستان جتنا میرے پاس نالج ہے جی میں اتنا آپ سے شیئر کروں. بلوچستان اسمبلی کے متعلق بھی, اور اس پہ بھی قومی اسمبلی میں بات ہوئی کہ بلوچستان کے کچھ ممبران کی یہ رائے تھی کہ نمبر آف سیٹس شاید انکریز کرنا ہے, میرے خیال سے 65 میں اور اس سے 81 تک بڑھانے کی بات ہوئی تھی. وائی 81؟ آئی تھنک میرے خیال سے جو لوکلز ہیں انہوں نے بیسڈ آن دا فیکٹ کہ کچھ ان کے حلقے بہت بڑے ہیں, مطلب کہ ایریا وائز آر امپریکٹیکل. دے ڈیسائیڈڈ دیم سیلفز کہ یہ 81 نہیں, ایک نمبر ہونا چاہیے تھا. جی سو آئی تھنک اسی مشاورت کے نتیجے میں جو ہوئی ہے, اسپیسیفکلی ود دا ان پٹ فرام بلوچستان ممبرس, مائی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس بنیاد کے اوپر یہ پروپوزل اس پیکیج کا حصہ تھا کہ ادھر سیٹیں بڑھائی جائیں تاکہ جو حلقوں کے سائزز ہیں وہ زیادہ مینیجیبل ہوں صوبائی اسمبلی کے جو حلقے. تو سر اس میں کوئی الیکشن کمیشن سے بھی مشاورت ہوئی, یا یہ ایز آئی سیڈ یہ صرف ممبرز فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کتنی سیٹس بڑھانی ہے ایک اسمبلی کی؟ نہیں دیکھیے, نمبر آف سیٹس تو آئینی ترامیم آئین کے اندر لکھا ہوا ہے نا جی. آئی ایم جسٹ ونڈرنگ سر, آپ مشاورت کہتے ہیں, بٹ مشاورت یہ تو ایک بڑا ٹیکنیکل سا ایشو ہے نا کہ کتنی سیٹس بڑھنی چاہیے, اس میں آپ کو پاپولیشن بھی دیکھنی پڑتی ہے. مطلب کہ the fact is کہ ہمارے پاس ایک آئینی ادارہ ہے. نہیں, آئینی ادارہ دیکھیے جی, آئینی ادارہ جو ہے وہ آئین میں جو نمبر آف سیٹس درج ہیں اس کے مطابق ان کی ڈی لمیٹیشن کرنے کا اختیار آئینی ادارہ رکھتا ہے, مگر نمبر آف سیٹس کا تعین جو ہے وہ تو آئین کے مطابق ہوگا, اور وہ ان جماعتوں نے ہی کرنا ہے. اس کے اندر یوزلی ایکسپرٹ اوپینین لیا جاتا ہے. جی اب یہ میں آئی کانٹ بیکاز آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ, یہ شاید جو جن لوگوں نے کام کیا وہی بہتر بتا سکیں گے کہ کس حد تک الیکشن کمیشن کے اس کے اندر انپٹ تھی. جی ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کے بعد بات جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں بلال کیانی صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اتوار کے دن یہ امینڈمنٹ پاس ہونی تھی اور وہ سارا جو مسئلہ رہا. بلال صاحب, اب آبویسلی کہیں نہ کہیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں اپنا موقف سامنے رکھ رہے ہیں. گزشتہ روز آپ نے شاید دیکھا ہو, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ایک سے زیادہ چینل پہ آئے, انٹرویو انہوں نے دیا. ون تھنگ دیٹ ہی ہیز سیڈ ویری کیٹیگوریکلی ناؤ کہ ہمارے اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. کیا اب پاکستان مسلم لیگ نواز بھی یہ بات کہہ سکتی ہے کہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے؟ یس اور نو میں پہلے اگر آپ یہ جواب دے دیں, پھر آپ ایکسپلین بھی کرتے رہیے گا. نہیں, مجھے اجازت دیں ذرا. دیکھیے, میں آپ کو سامنے ایک اور پہلو بھی ہے جو کانسٹیٹیوشنل پیکیج کا ہے. ہاؤ ایور دے رہے ہو تسی. ہاؤ ایور, جی ہاؤ ایور ہے. اچھا, جو جتنا میرے نالج میں ہے تو میں ہاؤ ایور اتنا آپ کو دینا چاہوں گا, کیونکہ ادھر ہاؤ ایور نہیں تھا بلاول صاحب کا. ٹھیک ہے, دیٹ یو ول ایکسیپٹ نا کہ جو جس طرح انہوں نے بات کی اس میں کوئی ہاؤ ایور. جی, یہ آپ نے بتایا, میرے خیال سے آپ نے شاید انٹرو میں بھی ان کا ایک کلپ چلایا. دیکھیے, بات یہ میرے علم میں یہ ہے کہ یہ بات ضرور اس ڈسکشن میں کہیں آئی ہے کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کا کیا پیورلی میرٹ پہ ہونا چاہیے یا پینل آف ججز سے ایک طریقہ کار کے تحت دیکھنا چاہیے کہ پیورلی آن سینیورٹی ہونا چاہیے. جی جی, یا اس کو مسودے میں بھی جو ہے پینل ہونا چاہیے. تو اگر تو ایسی کوئی آئینی ترمیم موجودہ چیف جسٹس کے ٹینیور کے اختتام سے پہلے پاس ہو جاتی ہے تو یقیناً کسی نئے طریقہ کار کا اطلاق جو ہے نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ پہ ہوگا. بٹ اف سچ این کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ از ناٹ پاس بفور دین نیچرلی دا موجودہ جو آپ کا ایگزسٹنگ سسٹم ہے دیٹ ول پریویل, اور اس کے تحت تو بالکل منصور علی شاہ صاحب بھی اگلے چیف جسٹس ہیں. مگر میں اس آنے والے چیف جسٹس کی ٹرانزیشن سے ہٹ کر جنرلی آئی ڈو بلیو کہ جس طرح ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی رولز کے تعین کا طریقہ کار ضروری, اور جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں خود اس پہ بحث ہوئی ہے کہ کوئی رولز آف دا گیم آن اسیسنگ ججز دیٹ آر کنسیڈرڈ فار سپیریئر جوڈیشری اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اسی طرح چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر یہ ضرور بحث ہونی چاہیے اور کنسیڈر کرنا چاہیے کہ پیورلی سینیورٹی پرنسپل ویدر اٹس سفیشینٹ اور ناٹ, اور ویدر ادر تھنگس شوڈ آلسو بی سین, جو بھی پرفارمنس کرائٹیریاز ہیں میٹرکس بنتے ہیں, اور اس کو کس کو اسیس کرنا چاہیے. سر بٹ اگر یہ آپ قانون پاس کر بھی لیتے تو ضروری ہے کہ اس کو فوراً ہی امپلیمنٹ کر دیں, اور اتنا لاسٹ منٹ کہ اب لٹرلی 3 ہفتے رہ گئے ایک چیف جسٹس آپ کے ریٹائر ہونے میں, نئے آنے. نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, این ممکن ہے, آپ
آپ ہاؤ ایور جب کہتے ہیں اور جب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے تو پھر تو لگتا ہے کہ جو دو جماعتیں ایک پیج پہ ہیں وہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہے نا سر. میں نے آپ سے صرف یہ بات کی کہ کیونکہ یہ ایک تفصیل ہے. آپ عین ممکن ہے کہ اگر یہ ترمیم کے اندر یہ پرووائزو ہو کہ نیکسٹ منتھ نہیں یا اس کے بعد سے یا کسی سٹیج کے بعد اطلاق ہو. میں نے آپ سے ایک جنرل بات کی کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا ایسا کوئی پرووائزو تھا. تو مثال کے طور پہ اگر اس اتوار کو یہ شک اس کے اندر اگری ہوئی بھی ہوتی اور اس اتوار کو ایسا یعنی ترمیمی پیکج پاس ہو جاتا تو یقیناً the answer would have been no to your question. And because this discussion is live on this constitutional amendment and because this particular point is a part of that discussion, as I understand, that is why I have to give you a long-winded answer and not a straight yes or no. I see. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ اب obviously جب بھی آپ لوگوں سے constitutional court کا پوچھا جاتا ہے یا آپ لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر کرتے ہیں سر, باقی سارا چارٹر آف ڈیموکریسی امپلیمنٹ ہو گیا ہے جو constitutional court پہ اتنی آپ کی توجہ ہے؟ کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے باقی تو سی او ڈی میں کچھ بچا ہی نہیں, سب کچھ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کر لیا ہے. میرے خیال سے جی بہت ساری چیزیں, جتنا میرا نالج آف دس میٹر 18ویں ترمیم میں کافی چیزیں ایڈریس ہوئی تھی اور کافی چیزیں ادھوری رہ گئی تھیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس یقیناً ایک از ون آف دوز تھنگز جو کہ ابھی تک ادھوری ہیں. اب دیکھیے اس کے اوپر یہ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ آئی تھنک اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مزید ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس از ون آف دیم. میرے نزدیک یقیناً ایک آرگیومنٹ اس کے لیے ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بار بار آپ نے پچھلے دنوں میں نے سن لیا سر. اچھا یہ بتائیں سر, جو میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹو دا جو زیادہ کنٹروورشل ایشوز ہیں تاکہ اس کے اوپر حکومت کا موقف آ جائے, بیکاز obviously باقی اپوزیشن پارٹیز آئی ہیں. سر بہت سی تنقید اس پہ بھی ہو رہی ہے جو آپ لوگوں نے انیشل جو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر بنا لیتے ہیں تو جو اس کی ججز کی اپوائنٹمنٹ رکھی ہے کہ جی صدر کریں گے اور وزیر اعظم کریں گے, وہ تو بالکل آپ نے جو وہ ہے وہ ایگزیکٹو کو دے دیا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ جی کہ اس کا کرائٹیریا فار اپوائنٹمنٹ آف ججز وہی ہونا تھا جو ابھی سپیریئر جوڈیشری کا ہے اور اس کے اندر سارے صوبوں کی نمائندگی ہونی تھی, جس طرح ابھی سپریم کورٹ کے ججز کا طریقہ کار ہے وہ ہے. بٹ اس کے اندر یہ بھی جو ایٹ لیسٹ مسودہ سامنے آئے اس میں یہ بھی لکھا ہو کہ جو پہلی اپوائنٹمنٹ ہوگی نا, کیونکہ obviously وہ جو آپ لوگ ایک کمیٹی بنائیں گے اس کمیٹی میں بھی وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بھی ممبرز ہوں گے, تو جو پہلی اپوائنٹمنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہی کریں گے, which gives the power to appoint the judge to the executive entirely. مطلب وہ جو ٹرائیکوٹمی آف پاور کا کانسیپٹ ہے نا. دیکھیے جی میری انڈرسٹینڈنگ, اور یہ بات اگین اعظم طارق صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی کی تھی, وہ یہی ہے کہ اس کا طریقہ کار اپوائنٹمنٹ کا وہی ہوگا جو سپیریئر جوڈیشری کا ہے, جو کہ جوڈیشل کمیشن کرتا ہے. اور جس کمیٹی کا آپ نے ذکر کیا, جسٹ ٹو کلیریفائی, تو پہلا سپریم جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کا پہلا چیف جسٹس ہوگا اس کو حکومت نہیں اپوائنٹ کرے گی. مجھے چیف جسٹس کے اوپر آئی ایم ناٹ انٹائرلی شیور, بٹ دا اپوائنٹمنٹ آف ججز ٹو دیٹ کورٹ my understanding will be the same as the current method for appointing judges to the superior judiciary right now. جیسے سپریم کورٹ, بلکہ سپریم کورٹ کی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے جو جوڈیشل کمیشن کے تحت ہے, اور جن پارلیمنٹیرینس کو بھی جس کمیٹی کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے, جو حصہ ہے اس کے نیچے تو سر منصور علی شاہ صاحب بنتے ہیں, آپ کہنے کوئی تیار نہیں ہے کہ منصور صاحب اگلے چیف جسٹس ہوں گے. وہ تو دیکھیے وہ تو ایک طریقہ کار, وہ تو یہ ہے نا کہ آپ بجائے اس کے کہ ایک سینیورٹی پرنسپل پہ چیف جسٹس بنے, ایک پینل میں سے چوز کیا جائے. دوسرا میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو پارلیمنٹیرینس کی کمیٹی کا بھی ذکر ہے وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں پارلیمنٹیرینس کو ایڈ کر دیا جائے جی ابھی, کیونکہ اور اس کے اندر 2 لوگ ٹریجری سے, 2 لوگ اپوزیشن سے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن کی کوئی نمائندگی نہیں ہے جوڈیشل کمیشن میں. اس سے اپوزیشن کی پارلیمنٹ کی اوور آل ریپرزنٹیشن بہتر آئے گی. اور جو پارلیمنٹری کمیٹی فار اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے, جو ابھی ایک مفلوج فرینکلی ایک باڈی ہے, سارے فیصلے حقیقتاً جوڈیشل کمیشن میں ہوتے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ ان پارلیمنٹیرینس کی یہاں پہ نمائندگی ہو جائے. اس طرح تقریباً آپ کے 4 پارلیمنٹیرینس, 1 لا منسٹر اور 1 AG, یہ 6 افراد ہو جائیں گے. 6 آپ کے آلریڈی سپیریئر کورٹ کے ججز ہوتے ہیں آئی بلیو, اور اس کے علاوہ پھر بار کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو ایک اچھا آئی تھنک بیلنسڈ قسم کا وہاں پہ ایک کمیٹی بن جائے گی جس کے اندر ساری ریپرزنٹیشن بھی آ جائے گی اور بہتر طریقے سے ججز کے اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ ہو سکے گا. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نظرین. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو آج لا منسٹر اور فاروق نائک صاحب نے بھی بار ایسوسیشن سے کنسلٹیشن کی اس سارے معاملے پہ. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे यही जो आईनी मुसव्वदा है और उसके ऊपर जो वकला की तरफ से भी रद्द अमल आया है। इतवार के दिन बहुत सीनियर वकील हैं मुनीर मलिक साहब, जब इफ्तिखार चौधरी साहब को हटाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो सदर थे और उन्होंने ही वो बहुत मशहूर वकला की तहरीक शुरू की थी, जिसको जो 2 साल चलती रही और 2 साल से भी ज़्यादा चलती रही। 2009 में गालिबन फिर इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल किया गया था। उनकी तरफ से भी बयान आया कि वो एक दफ़े फिर मुतहर्रिक हो जाएंगे अगर ये कानून पास हुआ, और फिर बार एसोसिएशंस के भी इस तरह के रिस्पॉन्सेस सामने आए और वकला ने भी बात की। तो आज वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और फ़ारूक नाइक साहब जो हैं वो बार एसोसिएशंस के साथ एक तकरीब में मौजूद थे और वहाँ वो एक डायलॉग कर रहे थे सारे मामले पर, और सीनियर वकला भी मौजूद थे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज़ साहिबा। ये सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट पे बहुत गहरी नज़र रखती हैं। वेलकम टू द शो मरियम साहिबा। ये बताइएगा कि मीटिंग शुरू हुई थी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तकरीर की, फ़ारूक नाइक साहब बोल रहे थे, क्या हुआ उसके बाद कोई तफसीलात आपके पास मौजूद है? देखिए आशा, ये मीटिंग शुरू होने से पहले जो है वो जो ऑन एयर हुआ उससे पहले मीटिंग हो चुकी थी। अच्छा। और उसमें मीडिया को आने की इजाजत नहीं थी। वो बेसिकली इन कैमरा इजलास था और उसमें ये दावा करती है सुप्रीम कोर्ट बार के उनके तमाम नुमाइंदा जितनी पाकिस्तान की बार है उनके नुमाइंदगान मौजूद थे और उन्होंने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया आज़म नज़ीर तारड़ साहब से कि क्यों कर हमें ये आईनी तरमीम के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। पर खैर ये इजलास हुआ। इस इजलास से पहले ही तकरीबन 73 वकला की जो कि इसी सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबरान हैं उनकी एक स्टेटमेंट सामने आ गई थी, जिसको लीड कर रहे थे मुनीर मलिक और फैसल सिद्दीकी, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर आज शाम को ये कह दिया कि अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट बार मुस्तरद करती है जो पूरा आईनी मुसव्वदा है तो ठीक, अदरवाइज हमें किसी भी तरह के फैसले का हिस्सा ना समझा जाए। और फिर कल एक वकला कन्वेंशन होने वाला है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बार उस वकला कन्वेंशन जो कि लाहौर में होने जा रहा है उसमें जो है वो शमूलियत की बात कर रही है। तो अब जो सिचुएशन है उसमें एक आप कह सकते हैं कि लाइन ड्रॉ हो गई है प्रो गवर्नमेंट वकला और एंटी गवर्नमेंट वकला की इस टाइम, कि जो इस मुसव्वदे के साथ जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के साथ मिल रहे हैं, उन वकला ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है और जो नहीं मिल रहे उन्होंने वाजे कर दिया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट बार का ये इवेंट था जिसमें पाकिस्तान बार के नुमाइंदगान भी थे, फ़ारूक नाइक साहब उनकी सरबराही करते हैं और आज़म नज़ीर तारड़ को उन्होंने सवालात किए। शहजाद शौकत साहब सवाल कर रहे हैं, आज़म नज़ीर तारड़ जवाब दे रहे हैं और उनके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात इस एक नुक्ते पर आकर रुक जाते हैं कि आपने हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। और जब आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम आपको कॉन्फिडेंस में लेंगे, आप अपनी एक कमेटी बना के हमें सिफारिशात दे दीजिए, तो उनसे सिर्फ इतना ही गिला हुआ कि अगर आप हमें पहले एतमाद में ले लेते तो ये पूरा प्रॉब्लम ना होता। तो इससे वाज़ेह है कि हमारे वकला की जो 2 मरकजी नुमाइंदा जमातें हैं उनका यही मौक़िफ़ है कि बस उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के कोई भी तरमीम कर दी जाती तो उनको कोई एतराज़ नहीं था। दूसरी जानिब आज़म नज़ीर तारड़ ने अपना मौक़िफ़ ये रखा है कि ये जो बिल था ये हुकूमती बिल नहीं था जो मुसव्वदा सर्कुलेट हो रहा है, और दूसरी जानिब उसी मुसव्वदे को इस जो कॉन्फ्रेंस की उन्होंने ये जो हुआ इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको डिफेंड करते रहे। तो सिचुएशन जो हुकूमत के लिए वो कुछ अजीब सी है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि जब अब उस दिन नहीं हो सका ये मुसव्वदा पास, तो अब कैसे वो उस पूरी सूरत हाल को लेकर डिफेंड भी करें और फिर आइंदा तरमीम के लिए भी सबको राजी करें। अब मरियम साहिबा, वी रन आउट ऑफ टाइम, बट वेरी क्विकली बताइएगा कि जो अब कल लाहौर में आप इजलास का जिक्र कर रही हैं वो हम कह सकते हैं कि ये शायद वो वकला हैं जो हुकूमत के बहुत करीब नहीं हैं? बिल्कुल, उनको लीड कर रहे हैं हामिद खान ग्रुप जो प्रोफेशनल ग्रुप है वकला का। तो अब देखना ये है कि उन्होंने तो ऐलान कर रखा है एक और वकला तहरीक का, और अब ये वो सारे वकला जो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से नहीं अलाइन कर रहे, उनके मौक़िफ़ से नहीं जो है वो अग्री करते, वो सारे उनके साथ जा मिले तो फिर जाहिर है कि हमने देखा था कि आईनी तरमीम के अगले दिन भी वकला मुतहर्रिक थे। आज जिस तरह की ये यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इससे लगता है कि कल वाली जो वकला तहरीक की कॉल देने वाली बात है उसमें जान डाली गई है। तो कल वाले जो तहरीक है उसमें जो वकला कन्वेंशन होना है जिससे तहरीक के आगाज का वो इंडिया दे रहे हैं, उसमें वही तमाम तर वकला है जो नहीं हुकूमती मौक़िफ़ के साथ चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मिडल ईस्ट की।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक बहुत अफसोसनाक ख़बर का ज़िक्र करेंगे। अफसोसनाक भी है, साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत मुनफरिद सा एक वाक़या हुआ। गुज़िश्ता रोज़ मंगल की शाम को लबनान के मुख्तलिफ़ इलाकों से पेजर्स जो हैं उनके फटने की वजह से धमाके शुरू हो गए। अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि एक एक्यूरेट नंबर क्या है, कितने पेजर्स के साथ ये वाक़या हुआ, पर यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और हज़ारों अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि वो ज़ख्मी हुए हैं। ये जो वाक़या है इसके अंदर कहा जा रहा है कि एक लबनानी वज़ीर का बेटा, साथ में जो ईरानी सफ़ीर हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि ये भी कहना ज़रूरी है कि ईरान की तरफ से उनके ज़ख्मी होने की जो इत्तलात हैं उनकी तरदीद की गई है। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो पेजेस थे ये हिज़्बुल्लाह के इस्तेमाल में थे। पिछले दिनों में उन्होंने ये किसी गालिबन ताइवान की कंपनी से ऑर्डर किए थे और वो पेजेस इसलिए इस्तेमाल करते थे क्योंकि उनका ख़याल था कि अगर वो फ़ोन्स इस्तेमाल करेंगे तो इज़राइल के लिए उनको ट्रेस करना आसान रहेगा। और जो इस ख़ित्ते में सूरत हाल है वो तो हमारे सामने ही। अभी थोड़ी देर पहले भी इत्तला आई है कि गुज़िश्ता रोज़ जो धमाकों में जो जाँ बहक हुए उनका एक जनाजे पे फिर एक धमाका हुआ है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़रार खोरो साहब। मारीग हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। वेलकम टू द शो ज़रार साहब। जी ज़रार साहब, बहुत अफसोसनाक वाक़या भी है पर साथ में इसने लोगों को दुनिया भर में मेरे ख्याल में परेशान भी किया है। जी बिल्कुल किया है, और जैसे आप अभी जिक्र कर रही थी कि आज भी धमाके हुए हैं, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ लेबनान हिजबुल्लाह के एमपी के बेटे जो कल जहां बहक हुए थे पेजर एक्सप्लोजन में, सिर्फ वहां धमाके नहीं हुए। अब जो इतलात आ रही हैं कि अब हिजबुल्लाह की जो वॉकी टॉकीज और रेडियोज हैं उनको निशाना बनाया गया है। जाहिर है कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, एक डेवलपिंग स्टोरी है, तो हमारे पास इस वक्त बहुत मालूमात नहीं है, लेकिन अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दर्जनों लोग इसमें जख्मी हुए हैं। अभी कोई हलाकतों की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकती। यकीनन हम अक्सर आरफा इस मुल्क में एक सवाल पूछते हैं कि डिजिटल टेररिज्म क्या होती है, तो मेरा ख्याल है कि आपको अब समझ आ गई है कि असल माने में डिजिटल टेररिज्म किस चीज को कहते हैं। ये पहले तो काफी स्पेकुलेशन हो रही थी कि किसी तरह सिग्नल को हैक किया है, बैटरी को ओवरहीट किया है, लेकिन अब जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक एक एक्सप्लोजिव होती है PETN। ये एक प्लास्टिक एक्सप्लोजिव टाइप होती है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली एक्सप्लोजिव, कि कहीं इजराइल ने ये पूरी सप्लाई चेन को इंटरसेप्ट किया है और इन पेजर्स की बैटरीज के साथ इस एक्सप्लोजिव को डाला है। फिर एक मैसेज भेजा गया उन तमाम पेजर्स को, और जब आपको पता है कि जब पेजर आपका बीप होता है तो जाहिर है कि आप उसको उठा के देखते हैं कि क्या मैसेज आया है। उस वक्त फिर ये बैटरीज को ओवरहीट कराया गया, उसकी वजह से जो एक्सप्लोजिव थी PETN वो डेटोनेट हुई। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो लोग जख्मी हुए हैं उनके मुंह, उनकी शक्ल पर जख्म आए हैं, कहीं तो पूरी फेशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होनी पड़ी है, और उनकी आंखें भी जाया हुई हैं क्योंकि उन्होंने उठाकर इस पेजर को देखा था। अब ये पेजर पहले तो कहा जा रहा था कि शायद मोटोरोला के हैं, अब ये तस्दीक इस बात की हो गई है कि एक ताइवानीज कंपनी थी। अच्छा, ताइवानीज कंपनी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ये एक सब्सिडियरी कंपनी है कोई हंगरी में, उनको हमने लाइसेंस दिया था, लेकिन अब वो कंपनी भी शायद नहीं हो रही सही तरह। तो यकीनन ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है इजराइल। ज़रार साहब, ये भी हम कहेंगे कि सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड और एक्सपेंसिव नहीं है, इट मस्ट हैव बीन इन द वर्क फॉर मंथ्स इफ नॉट ईयर्स। जी, अभी जो इतलात आ रही है, और अगेन ये मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही हैं, इनकी तस्दीक करना जाहिर है हमारे लिए यहाँ बैठा हुआ इस वक्त नामुमकिन है, कि 5 महीने पहले ये 5 महीनों से ये ऑपरेशन इन प्लेस था, और 5 महीने पहले इस शिपमेंट के अंदर इन लोगों ने ये एक्सप्लोजिव डाले थे। और ये भी खबर आ रही है कि इस वक्त उनको डेटोनेट इसलिए किया गया कि शायद कुछ हिजबुल्लाह के मेंबरान को शक पड़ गया था कि इस पेजर्स की शिपमेंट के अंदर कुछ सैबोटाज
किया गया है या इनके अंदर कोई ना कोई लिस्निंग डिवाइस या एक्सप्लोसिव डिवाइस इंसर्ट की गई है। ये सवाल अहम है कि इस वक्त क्यों किया जाए, क्योंकि अगर आप के पास ये कैपेबिलिटी है कि आप अपने मुखालिफ की पूरी कम्युनिकेशन नेटवर्क को एक दिन के अंदर, एक चंद मिनटों के अंदर तबाह कर सकते हैं, तो इसको जाया नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि अगर इस वक्त लेबनान के ऊपर एक बाकायदा इजरायली हमला हो रहा होता और उस वक्त ये इस तरह का ऑपरेशन किया गया होता, तो यकीनन वो ज्यादा इफेक्टिव होता, क्योंकि हिजबुल्लाह की पूरी कम्युनिकेशन पैरालाइज हो गई है। Having said that, आज जो हम देख रहे हैं कि अब इस अटैक का सेकंड राउंड हम देख रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ पेजर्स, बिल्कुल सही सर जी, लेकिन रेडियोज और वॉकी टॉकीज को भी सैबोटाज किया जा रहा है। मैं बस एक आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि जी सारी कैजुअलिटीज हिजबुल्लाह की हैं, लेकिन ये जो पेजर्स हैं ये मेडिकल पर्सनल, रेस्क्यू पर्सनल और पैरामेडिक्स और सिविलियंस के इस्तेमाल में भी थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज़रार साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो टाइम।